हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 5। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें फ्रिक्शन में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वाले लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, कूलॉम फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना बच्चों। आज जिन बातों को हम समझने वाले हैं बच्चों फ्रिक्शन में, वो आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें बहुत यूज़फुल हैं, तो उनको ध्यान से समझना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगे समझनी है चीज़ें, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर किसी बुक में इसको अल्फा से या किसी भी एंगल से डिनोट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द एंगल विच द रिजल्टेंट एफ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल एंड नॉर्मल रिएक्शन एन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। आप कह दो कि सर ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा यहाँ पर मैंने एक अरेंजमेंट बनाया है। एक अगर ब्लॉक M किसी सरफेस पे रखी हुई है, ये एक सरफेस है जिस पर ये ब्लॉक रखी हुई है, तो आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती है तो उस पर दो टाइप की कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस और एक परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, बोलते हैं कि नहीं, और जो पैरेलल टू द सरफेस है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है। अब बात यहां पर आ रही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो लेट सपोज कि ये ब्लॉक जो है ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग यानी स्लिप होने वाली है। तो उस केस में जैसा कि हमको पता है कि फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर दो फोर्सेस आपको दिख रही हैं, एक तो फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन, और हमें पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, यही तो बोलते हैं। तो इस केस में अगर मैं इसको F कह दूं, कैपिटल F, तो यहाँ पर ये डिफिनीशन कह रही है कि ये जो कैपिटल F है, आपको दिख भी रहा होगा, ये कैपिटल F जो है ये N और FL का रिजल्टेंट है। कैसे? अगर मैं इसको इसके हेड पर ऐसे जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, और हम लोग वेक्टर एडिशन से जानते हैं कि ये वाली जो डायगोनल होगा ये होगा हमारा रिजल्टेंट FL और N का। बात समझ गया? कह दोगे सर समझ गया। अब बात आती है कि ये डिफिनीशन क्या कह रही है कि ये जो भैया F है रिजल्टेंट फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। बस यहाँ पर कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। बात समझ गए? यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। अब आप कहोगे सर इसका यूज़ कहाँ है, वो अभी हम लोग समझ जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये FL उधर भी तो लग सकता है। यहाँ पर बच्चों अभी इस बारे में हम बात ही नहीं करेंगे कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में स्लाइड होगी, वो तो जैसे भी होगी। यहाँ एंगल की बात करी जा रही है ना, तो एंगल जब भी कैलकुलेट करना आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी किसी बुक में उधर दिखा देते हैं, वो तो जैसे प्रॉब्लम होगी वैसा होगा, लेकिन लैम्डा की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। वो कैसे रहेगी अभी हम लोग देख लेते हैं। अब बच्चों देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये वाला बन गया है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं tan लैम्डा अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो tan लैम्डा यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर क्या है? FL। भाई यही तो FL है। कह दोगे सर बिल्कुल, तो ये हो जाएगा FL अपॉन N। और आपको भी पता है कि FL जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, वो कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। कहोगे सर हमें ये पता है, म्यू एस क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी आपको पता है। अगर मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा? म्यू एस। अब बच्चों ये जो रिलेशन निकल के आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमें क्या मिल गया? म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा, या अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? tan को उधर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। अब कह दो कि सर इसका यूज़ क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का? अभी बच्चों बताता हूँ, पहले इसको देखो फिर मैं बताता हूँ इसका यूज़। देख लो जल्दी से इसको, कुछ छोटे मोटे नोट्स बना लो, बाकी एंड में तो नोट्स मैं दे ही रहा हूँ, सब मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लो। देखो बच्चों, इसका यूज़, सबसे बड़ा यूज़ तो इस इक्वेशन में ही दिख रहा होगा आपको। म्यू एस जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी है दो सरफेस के बीच में, तो हमें म्यू एस पता होना चाहिए। और म्यू एस कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं कि उसको आप जाके जैसे स्केल से लेंथ मेजर करते हो तो कर लोगे। तो भैया हम म्यू एस को मेजर कैसे करेंगे? म्यू एस को मेजर करने का एक इनडायरेक्ट मेथड यही है कि आप लैम्डा, लैम्डा तो एंगल है, उसको आप मेजर कर सकते हो, और जब लैम्डा पता चल जाएगा तो म्यू एस पता चलेगा। देखा, इससे पता चलेगा, इस रिलेशन से म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा।
बात समझ गए आप? तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये क्वेश्चन आता मेरे दिमाग में कि सर फिर लैम्डा हम लोग क्या ऐसे ड्रॉ करके ये सब हम लोग को निकालना पड़ेगा? अब लैम्डा में भी निकालने में भी तो हमें एफएल की ज़रूरत पड़ रही है। तो बच्चों वही बात है, अभी जब हम लेबोरेटरी मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम फ्रिक्शन की वैल्यू पता करते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि ये लैम्डा कैसे पता करते हैं। और इस चैप्टर में भी, इस लेक्चर में भी हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें समझ में आ जाएगा कि लैम्डा को एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करा जाता है। चलो ठीक है, वो सब बातें होगी। अब एक क्वेश्चन और आना चाहिए दिमाग में। कहते तो सर कितने क्वेश्चन आते हैं दिमाग में? आना चाहिए बच्चों, तभी तो मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करी तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, क्या कोई एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है? तो बच्चों किसी किसी बुक में आपको वो टर्म भी दिख जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मान लो स्लिपिंग होने लगे, यानी कि मोशन होने लगे, तब क्या एंगल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, तब भी तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगी। बस क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा और आपकी फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन अब हो जाएगा एफ के हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। और ये जो रिजल्टेंट होगा ये एफ रहेगा। अब रिजल्टेंट किसके बीच में? एफ के और एन के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लैम्डा है इसको मैं डिनोट करूंगा लैम्डा के से, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत सी बुक में बच्चों इस लेवल पे इसका जिक्र करा नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको एक बात अभी बोलूँगा, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना। चलो छोड़ो, तो यहाँ पर भी वैसे ही अप्लाई कर दो, tan लैम्डा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ के अपॉन एन। और हमें पता है कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के इंटू एन। ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan लैम्डा के। अब इस रिलेशन से अगर मैं आपसे कहूं कि म्यू के की वैल्यू पता करो तो आप निकाल सकते हो। जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता करा जाता है वैसे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पता करा जा सकता है। तो लैम्डा के कितना हो जाएगा यहाँ से? tan इनवर्स म्यू के हो जाएगा बच्चों के, नहीं कह दोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों, जो यहाँ मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से समझो। इस लेवल पे बुक में जहाँ जहाँ भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करी जाए, बस तुम दिमाग में बैठा लो कि वो बात करी जा रही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग केस में एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी जा रही है। जब तक क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम में खुद ना कह दे एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तब तक जहां भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा देखो उसका मतलब यही समझना कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये दिमाग में बैठा लो, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है जिसमें बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, स्लिप हो नहीं रही है। अगर कहे दे रहा है स्पेसिफिकली कि भाई एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तब आप ये चीज यूज कर सकते हो। बात समझ गए? कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब बात आती है एक छोटा सा और टॉपिक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है कोन ऑफ फ्रिक्शन। कहोगे सर कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है? पहले पढ़ लेते हैं क्या है। द कोन फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग एफ अबाउट एन इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या जिसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया है इम्पेंडिंग स्लिपेज, इज कॉल्ड ये क्या लिखा है? इज कॉल्ड कोन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं पहले ध्यान से समझते हैं। ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसमें देखो एफ था, एन था, और ये क्या थी? हमारी रिजल्टेंट फोर्स थी। ये जो डेफिनेशन है कह रही है कि अगर मैं इस एफ को एन के अराउंड घुमा दूं चारों डायरेक्शन में ऐसे 360 डिग्री, तो एक हमें कोन मिल जाएगा। आप इमेजिन करके देखो, एक लाइन जो कि इंक्लाइंड है वर्टिकल से, अगर मैं इसको रेफरेंस लेके ऐसे घुमा दूं तो देखो एक कोन बन जाएगा। इसी कोन को हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कैसे बनता है? अगर हम एफ एल और एन के रिजल्टेंट को एन के अराउंड रिवॉल्व करा दें। और आपको भी पता है कि ये एंगल कितना था? ये एंगल था लैम्डा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसको घुमाओगे चारों डायरेक्शन में एंगल तो लैम्डा ही तो बनेगा, तो ये भी लैम्डा हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कोन ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, लेकिन इसका यूज़ क्या है अभी वो सब पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पर कभी कभी बच्चों पता है क्या लेते हैं? पूछ लेते हैं कि भैया ये जो कोन बना है इसका वर्टेक्स एंगल कितना होगा। वर्टेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, मैथ अगर थोड़ी सी भी आती है, ये जो कोन का ये वाला टिप है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स।
आपको नहीं पता है तो आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स वाली पूरी लेक्चर सीरीज देख लेना। इतने सब कुछ पढ़ाया गया, इसीलिए पढ़ाया गया ताकि फिजिक्स में कोई दिक्कत ना हो आपको, जब मैथ आ जाए तो आपका दिमाग ना घूमे। ठीक है, खैर ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें पता होगा। तो बच्चों बताओ वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा। देखो ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है लैम्डा, तो चारों डायरेक्शन में जब घुमाओगे तो कितना एंगल बन जाएगा। ये हर जगह अल्फा अल्फा, ये लैम्डा लैम्डा ही तो होगा, तो ये लैम्डा और ये लैम्डा तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इसका यूज़ क्या है। बच्चों इसका देखा जाए थ्योरेटिकल ऐसा कोई यूज़, मतलब फिजिकल यूज़ नहीं है इसका, थ्योरेटिकली बात को समझते हैं। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो ब्लॉक है कोई ज़रूरी तो है नहीं कि इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। अगर ये प्लेन है तो ये ब्लॉक कहीं भी जा सकती है, आपकी साइड आ सकती है, इधर जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू को देखूँ तो वो तो अलग अलग केस में अलग अलग डायरेक्शन में होगी। नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहेगा लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन पहले अभी जो फिगर में देख रही है वो ऐसी है, फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तभी तो ये कोन बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस पूरे प्लेन में इसको जहां पर भी आप इस केस में ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस कोन के सरफेस पे कहीं पर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में मोशन होने वाला। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे यहाँ पर क्या था, मोशन इस डायरेक्शन में होने वाला हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन, तभी तो ये जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मान लो मोशन इस डायरेक्शन में होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू उस डायरेक्शन में होती। ये सब आपको पता है। अब इसको देख लो, फिर मैं एक दो पॉइंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट लिखा हुआ है। पहले तो ये वाला जो पॉइंट लिखा है इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन देयर इज नो स्लिपेज द नेट फोर्स एफ वुड लाई समवेयर विद इन कोन। ठीक है भाई, इतना पॉइंट ये एक अलग पॉइंट है। ठीक, एंड ऑन इट्स लेटरल सरफेस इन द केस ऑफ इम्पेंडिंग स्लिपेज। कह दोगे सर ये क्या बता रहा है। देखो बच्चों, जो ये कोन बना है इसकी जो बाहरी सरफेस है वो होगी लेटरल सरफेस। ये कौन सी सरफेस है, ये है लेटरल सरफेस। अब एक चीज़ आपको बच्चों पता होगी, पता क्या है, पता होगी ही, इतना सब पढ़ते आ रहे हो कि भैया ये जो एफ है, या मैं कह दूं जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू जो होती है सेल्फ एडजस्टिंग होती है। ये तो हमको पता ही है कि ये वैल्यू अपने आप एडजस्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन कितनी फोर्स हमें बॉडी पर लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मान लो फोर्स नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होगी FL के बराबर। यह हमें पता है कि नहीं कि भाई जब फोर्स नहीं लगाएंगे उधर खिसकाने के लिए तो 0 होगी, फोर्स बढ़ाते जाएंगे FL की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, μS × n। तो एक बात बताओ बच्चा कि अगर इन केस इसमें स्लिपिंग नहीं हो रही या ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग नहीं है तो जो FL की वैल्यू है, जो FS की वैल्यू है वो क्या होगी, FL से कम होगी कि नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चों कोन बनेगा, देखो ध्यान से समझना, ये जो कोन बनेगा अगर वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे नहीं है तो FS यहाँ कुछ छोटा बनेगा, तो ये जो F होगा वो कुछ ऐसे आएगा यहाँ पर। तो आपका जो कोन बनेगा वो थोड़ा पतला बनेगा कि नहीं बनेगा, कह दोगे सर बिल्कुल बनेगा। और इस केस में जो F है वो जो पहले कोन बन रहा था उसके अंडर लाई करेगी कि नहीं। देखो भाई F की वैल्यू कम हो गई तो नेट जो फोर्स है वो वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है व्हेन देयर इज नो स्लिपेज का मतलब है कि भाई ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग भी नहीं है, यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। द नेट फोर्स F वुड लाई समवेयर विद इन द कोन, इसके अंदर लाई करेगी। ठीक है, और जब इन द केस ऑफ इम्पेंडिंग स्लिपेज, यानी कि जब स्लिपेज होने वाली होगी, जब बॉडी जस्ट स्लाइड होने वाली होगी, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगी, तब ये फोर्स, क्योंकि FS उस केस में बन चुका होगा FL, मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच चुका होगा, तो ये F की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ये कोन की लेटरल सरफेस पे लाई करेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं था। अरे बच्चों समझाना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और एक ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अब ऐसा जैसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में होता था कि जब स्लिपिंग होने लग रही है तब भी हम एक एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते थे, उसी तरह से जब स्लिपिंग होने लगे तो ये इस कोन को क्या बोलते हैं, कोन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कोन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, नहीं। क्यों, अभी हमने देखा कि कोन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बीच में कैसे बनेगा, एफ के होगा, और हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से
कम होती है। तो जो पहले कोन इतना बड़ा बन रहा था वो क्यों बन रहा था? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स थी वो कितनी थी, Fl, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होगी, ये Fl घट के ये कितनी हो जाएगी, Fk हो जाएगी कि नहीं? तो अब जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे होगा, तो ये कोन आपका कितना बनेगा, इसके अंदर ही तो कुछ लाई करेगा। तो ये भी एक आपको पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो कोन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा बड़ा बनता है, और बड़ा इन द सेंस यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है, डाइवर्जेंस की बात, और कोन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो पतला बनता है, ठीक है। कह दोगे सर ये बिल्कुल समझ गए हम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन आप समझ गए। ऐसे बच्चों छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन उनको समझने में मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि ये सब बातें जो हैं किताबों में जनरली हमें एक लाइन में बता दी जाती है, हम ध्यान देते नहीं हैं, तभी हमें पढ़ने में नहीं मज़ा आता है। अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये सब। अब ये जो यहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ है, अभी आपको मैं समझा दूंगा कि लैम्डा कैसे हम लोग निकालते हैं। अभी जैसे आपके दिमाग में आया था ना कि सर आपने तो लिख रखा है tan लैम्डा इज इक्वल टू FL/N। अब आप कह रहे हो एक तरफ कह रहे हो कि FL को निकालने के लिए म्यू एस की ज़रूरत पड़ेगी और म्यू एस के लिए हमें लैम्डा पता होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि लैम्डा हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पता चल जाएगा लैम्डा एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करते हैं वो पता चलेगा। देखो बच्चों यहाँ पर एक रेत का ढेर या सैंड या मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। कह दोगे सर ये सब क्या है, अभी आपको समझाऊंगा। पहले इस टॉपिक का नाम देखो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट डज नॉट स्लाइड। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, ठीक है, और इस पर कोई मास रखा हुआ है या कोई ब्लॉक या कोई बॉडी रखी हुई है। अभी तो ये रेस्ट पे है, अभी ये रेस्ट पे। अब मान लो मैं इसको ऐसे टिल्ट करना स्टार्ट करूँ, ऐसे इंक्लाइनेशन इसका बढ़ाता जाऊँ, ऐसे थीटा एंगल बना देगा अब ये हॉरिजॉन्टल से, इसको बढ़ाता जाऊँ, एक वैल्यू ऐसी आएगी थीटा की जिसके बाद ये जो बॉडी है ये सरफेस पे रेस्ट पे नहीं रह पाएगी, और ये क्या पहुंच जाएगी, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग इसमें होने स्टार्ट होने वाली होगी। उस पॉइंट के बाद अगर हमने जरा सा भी थीटा बढ़ा दिया तो ये बॉडी क्या होगी, ये नीचे की तरफ मोशन करने लगेगी कि नहीं। इस एंगल को, इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल को जिस पर बॉडी मोशन नहीं कर रही उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ गए क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट डज नॉट स्लाइड। बात समझे? या किसी बुक में इसकी डिफिनीशन और दे रखी होती, इसकी डिफिनीशन क्या होती, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। बात समझ रहे हो कि मिनिमम कितना होना चाहिए कि वो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए। तो दोनों ही बातें सही हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो इस पे जो मिनिमम वैल्यू होगी कि इतनी ही होनी चाहिए तभी वो स्लाइड करना हो स्टार्ट करेगी, उससे कम होगा तो वो रुकी रहेगी। बात समझो, तो वो भी डेफिनेशन सही, वो आप समझ गए। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्या है। जैसे बच्चों ये देखो, एक ये सरफेस है, जैसे कि ये जो आपको राइटिंग पैड दिख रहा है, मान लेते हैं एक सरफेस है, और ये जो मेरा पेन है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट या मास है m, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अभी तो ये रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट करता जाऊँ तो ये देखो इसका स्लिपिंग स्टार्ट होगी ना। ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, यही बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। कह दो कि सर इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ अभी मैं दिखाता हूँ। पहले तो इसका रियल लाइफ में देखो कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखता है। आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर ये रेत या कहते हैं सैंड इस पर गिरा रहे हो, मिट्टी गिरा रहे हो, और मैं आपसे कहूँ कि ये जो पहाड़ टाइप का बन रहा है, ये जो हैप या पाइल बन रहा है, इसको बहुत ऊंचा कर दो, बहुत ऊंचा करते चले तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं होगा, ये इतना ही बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसमें एक लिमिट के बाद मिट्टी या जो रेत है उसको और डालेंगे, सैंड को, तो क्या होगा, वो स्लाइड होके साइड से नीचे भी तो गिरती जा रही है लगातार। तो इसकी एक मैक्सिमम हाइट होगी जिस पे ये बन पाएगा, ये जो कोन टाइप का बन रहा है ये बन पाएगा। मानते हो कि नहीं? कह दोगे सब बिल्कुल, क्योंकि एक हाइट के बाद जब इस पे और ज़्यादा रेत गिराओगे तो वो स्लाइड होकर नीचे बिखरती रहेगी। ये होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल मेजर करें तो इस एंगल को बच्चों बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अब देखो ये जो कोन बन रहा है बच्चों, ये कोन है कोन ऑफ फ्रिक्शन।
अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने कोन ऑफ फ्रिक्शन, ये कौन है कोन ऑफ फ्रिक्शन। कहते हो कि सर ये सब क्या बता रहे हो, अगर इसको मेज़र करोगे अभी तो ये पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल आ रहा है ये एंगल, ये 2 लैम्डा आता है। चलो वो सब अभी हम लोग बाद में समझेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज हम लोग समझ गए क्या होता है। अब बात आती है कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है और रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ है। ये तो आपने बता दिया ठीक है, लेकिन हम क्या यही करते रहेंगे क्या, इसका यूज़ क्या है और हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको देखो पहले फिर मैं बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक मैंने इंक्लाइंड सरफेस बना दी है, उस पर एक मास m रखा हुआ है और ये एंगल सरफेस कितना बना रही है, मान लेते हैं थीटा बना रही है। और हम किस केस में हैं, हम उस केस में है जिस केस में ये बॉडी जस्ट स्लाइड होने ही वाली है, यानी थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है। इसके बाद अगर जरा सा भी थीटा बढ़ा तो ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि इस कंडीशन में बॉडी किस पर है, जो मास है, मास m इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो इसका मतलब जो भी फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रही है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगी कि नहीं होगी बच्चों, कह दोगे सर बिल्कुल होगी। अब जरा एक कंडीशन, पहले इस पर कूदने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि जब ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी थी तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था n, वेट इसका mg है। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन थी इक्विलिब्रियम में n = mg होती है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसे इंक्लाइन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन भी नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसे इंक्लाइंड करेंगे इसके वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन लगने लगेगा, जो कि एक पॉइंट के बाद इसको नीचे खिसका देगा। वो हम यहाँ से समझेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये आपको पता भी है क्या होता है, ठीक है। अब जरा चले जाते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे फिर से, हमें क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है ना यहाँ पर। तो देखो m का जो वेट है mg वो तो नीचे ही लगेगा। ये हम लोग जब याद करो, जब इंक्लाइंड प्लेन वाली इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो आपको याद होगा कि ये जो वेट होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा और एक अलोंग द प्लेन mg sin थीटा। क्योंकि ये कितना एंगल बना रहे हैं, देखो परपेंडिकुलर से थीटा एंगल, ये आपको पता है। और हमें ये भी पता चल गया है कि भाई ये जस्ट स्लाइड होने ही वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है। तो किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। FL लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, कह दो कि सर बिल्कुल जाएगा। और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n ऊपर की तरफ, हो जाएगा कि नहीं। अब फॉर द ईज ऑफ एनालिसिस मैंने क्या कर रखा है, मैंने पहले भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उस डायरेक्शन में x की वैल्यू मान लो, उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस को मान लो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। बात समझ गए, कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। अभी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी आपकी रेस्ट में ही है क्योंकि वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, अभी स्लिप हो नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों अगर मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँ, सिग्मा Fx = 0। क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी 0। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, mg sin थीटा पॉजिटिव एक्स में, ठीक है, और FL क्या है, निगेटिव एक्स में। तो ये बच्चों ऐसे हो जाएगी mg sin थीटा माइनस FL = 0। कह दो कि सर बिल्कुल हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि FL की वैल्यू कितनी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, μs × n। अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा और माइनस μs × n = 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक, कहोगे सर मान लिया। अब देखो अगर मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन अप्लाई कर दूं न्यूटन सेकंड लॉ या कह दें इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी, नेट फोर्स कितनी होगी y डायरेक्शन में 0। भाई y डायरेक्शन में तो कोई मोशन वोशन है नहीं, कोई एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो y के डायरेक्शन में क्या जा रहा है n, और निगेटिव y में माइनस mg cos थीटा, तो हो जाएगा n माइनस mg cos थीटा = 0। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इस n की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूं इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, पहले इसको देखो। अगर मैं इस n की वैल्यू इसमें रख दूं इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका मतलब यही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 mg sin थीटा माइनस μs × n। n कितना आया, mg cos थीटा,
आ गया कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल आ गया। अब ये इसको उधर लेकर जाओ, या पूरी इक्वेशन से देखो m अगर कॉमन लोगे तो mg कॉमन लोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसमें बचेगा क्या बच्चों? बचेगा साइन थीटा। अरे मैं करके ही दिखा देता हूँ वरना उसमें भी कंफ्यूज हो गए। mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? देखोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये mg और ये mg कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। और हमें पता है, क्या पता है? अभी हमने देखा कि जो म्यू एस होता है, म्यू एस ये क्या होता है? टेन लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है कि नहीं? अभी पढ़ा था हमने। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूं तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा टेन लैम्डा, और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? लैम्डा। इससे बच्चों हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला कि थीटा जो हम लोग एंगल ऑफ रिपोज जिसको बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको समझ में आया होगा जब मैं पहले वाले टॉपिक पे मैंने बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी लैब में निकालने का एक तरीका। पहले हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए? हमारा सेटअप ऐसा होना चाहिए कि भैया एक प्लेन पे जिस सरफेस के, जिन दो सरफेस के बीच में हमें फ्रिक्शन पता करना है, उन दो सरफेस को ऐसे रखा रहेंगे। फिर हम धीरे 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 क्या करेंगे? इसका इंक्लाइनेशन बढ़ाएंगे। एक पॉइंट पे पेन जिस एंगल पे पेन स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, ये जो एंगल होगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। और हमें यहाँ से पता चल गया है कि एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको जब लैम्डा पता चल गया तब तो सब कुछ पता चल जाएगा, फिर आपको म्यू एस भी पता चल जाएगा, टेन लैम्डा। देखा, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। चलो इसको देख लो एक बार, शुरुआत से देख लो यहाँ पर कैसे हमने कैलकुलेट करा। समझ गए हो कि नहीं? बिल्कुल समझ गए होगे। इसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें अप्लाई करी, ऐसा कोई बहुत कठिन मैथमेटिक्स यहाँ पर हमने नहीं अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर बच्चों तीन कंडीशन हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई अगर आप एंगल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो अगर मैं ये मान लूँ कि जो एफ है, कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ है। अब रिजल्टेंट वाली एफ नहीं मान रहे, कैपिटल एफ को अगर मैं mg साइन थीटा को कैपिटल एफ मान लूँ, कैपिटल एफ, भाई यही वो फोर्स है जो इसको नीचे खींच रही है। देखो ये जो mg साइन थीटा यही तो इसको नीचे खींच रहा है। कह दोगे सर बिल्कुल खींच रहा है। तो अगर मैं कैपिटल एफ को mg साइन थीटा मान लूँ तो यहाँ पर तीन केसेस हैं। क्या केसेस है? कि जब थीटा की वैल्यू लैम्डा से कम होगी, यानी कि एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम होगा, तब ये जो एफ की वैल्यू है आपकी, एफ यानी mg साइन थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होगी। कह दोगे सर बिल्कुल होगी। और बॉडी will be at rest, रेस्ट पे रहेगी, ये भी हमें पता चलती है। दूसरा कंडीशन क्या है? कि जब हम थीटा को बढ़ाकर लैम्डा के बराबर ले जाएंगे तो जो mg साइन थीटा है उसकी वैल्यू fl के बराबर हो जाएगी, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? mg साइन थीटा। यही तो हमने इस वाली इक्वेशन में देखो अप्लाई करा था, mg साइन थीटा इज इक्वल टू fl, यानी कि f कैपिटल F इज इक्वल टू fl, यही तो आया था यहाँ। इस केस में क्या होगा? बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग पहुंच जाएगी, मतलब जस्ट स्लिप होने ही वाली है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, या इंपेंडिंग स्लिपेज के केस में बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, मतलब अब स्लिप होने ही वाली है। इससे अगर आपने मान लो 30 डिग्री एंगल है, आपने 30.00001 कर दिया तो स्लिपिंग स्टार्ट कर देगी। बात समझे? ये विल बी मत लिखो, थोड़ी अंग्रेजी सही लिखते हैं यहाँ पर। बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। चलो अब तीसरा केस क्या है बच्चों? तीसरा केस ये है कि अगर थीटा की वैल्यू जरा सी भी लैम्डा से ज़्यादा हुई तो जो अप्लाइड फोर्स है, या अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कौन सी फोर्स है? अप्लाइड कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, ये जो mg साइन थीटा है,
इसकी वैल्यू FL से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब फ्रिक्शन उसको चिपका के नहीं रख पाएगा और बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F इज ग्रेटर देन FL, बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग। ठीक है। अब कभी कभी बच्चों क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, पूछ क्या लिया जाता है कि जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी, यानी कि जब थीटा लैम्डा के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। ये पहले देख लो, फिर मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं व्हेन, तीसरा वाला जो केस है, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, जस्ट उसने मोशन करने ही वाली है, फ्रॉम रेस्ट टू स्लिपिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे क्या है कि वो स्लिप करने ही वाली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस एक्सेलरेशन से स्लिप होगी। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग, स्टार्ट कर रही है, अभी स्लिप हो नहीं रही है, बस स्टार्ट करने वाली है, तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है। तो किस एक्सेलरेशन से करेगी, तो हम लोग उसी डायग्राम पे फिर से चले जाते हैं बच्चों। देखो क्या था, ये वैल्यू थी n, ये है mg cos थीटा, है कि नहीं, ये है हमारा mg sin थीटा। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, ये है हमारा fl, है कि नहीं, और इसको हमने x डायरेक्शन मान रखा था, इसको y डायरेक्शन मान रखा था। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा कि नहीं। अब हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब इस बॉडी पर एक नेट फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो n की वैल्यू तो mg cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि y डायरेक्शन में किसी तरीके का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है भाई, y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेकिन सिग्मा fx नेट फोर्स इन x डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। कह दोगे सर हो जाएगी, और x डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं कौन सी हैं, mg sin थीटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस fl, तो mg sin थीटा माइनस fl इज इक्वल टू ma। और हमें पता है, क्या पता है कि fl की वैल्यू होती है μs mg sin थीटा, सॉरी μs इंटू n, और n की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा, है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम अगर इसमें रख दें तो ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस μs mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर m और m से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, g कॉमन ले लेना, तो एक्सेलरेशन की बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा sin थीटा माइनस μs cos थीटा, g बाहर है, sin थीटा माइनस μs cos थीटा। अब एक डाउट आपके मन में आना चाहिए, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या लोगे, यहाँ पर यही तो पॉइंट है, थीटा की वैल्यू आपको लेनी होगी लैम्डा, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन जस्ट स्टार्ट कर दी है, तो इसका मतलब थीटा लैम्डा पहुंच चुका है। समझ में आ रहा है। तो इस इक्वेशन में जब हम थीटा पुट, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, जब हम वो वैल्यू रख देंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अब दिमाग में यह आना चाहिए कि सर जब वो स्लिपिंग कर रही है तब आपने म्यू एफ एल क्यों लिया, लिमिटिंग एफ के क्यों नहीं लिया। बच्चों वही तो बात है, जब वो रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट करेगी, फ्रॉम रेस्ट टूवर्ड्स मोशन ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो यानी कि हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू लेनी। अभी वो लगातार मूव कर नहीं रही है, मूव करने वाली है। तो जैसे बोलते नहीं, गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते टाइम जो पिकअप है या जो एक्सेलरेशन, वो कैसे निकालो, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लेकर ही निकालोगे। बात समझ रहे हो, इसको देख लो। तो जब आप थीटा की वैल्यू लैम्डा रख दोगे तो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। समझ गए बात। चलो, क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, आपसे कह दिया जाएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज सपोज 30 डिग्री, देन फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। तो आप इस इक्वेशन में ऐसे करके देखो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस समझाने के लिए सब बता दिया है। ठीक है, आप तुरंत ऐसे डिराइव कर लोगे, थीटा की वैल्यू लैम्डा रख दोगे, म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, सॉल्व कर, या नहीं दे रखी होगी तो लैम्डा दे रखा होगा ना, तो tan 30 निकाल लोगे म्यू एस की वैल्यू। बात समझ रहे हो। चलो ठीक, ये आप सब समझ गए हो।
अब बात आती है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कह दो कि सर हर बार आप यही बता रहे हो, बात आती है इंपॉर्टेंट बात। ये बच्चों एक ऐसी चीज़, ये डायग्राम जो है, जैसे कि डीसी पांडे सर की बुक में एक डायग्राम बना है। अब करने को तो मैं आपको जो समझाना था समझा चुका हूँ और यहाँ पर ख़त्म हो सकता है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब आपको इससे बाद जो मैं बताने वाला हूँ, ये बस मैं आपकी मैथ और फिजिक्स के बीच में जो दिलचस्पी है, या कहते हैं कि उसके बीच में जो एक कनेक्शन है, उसको दिखाने के लिए थोड़ा मैंने ये बना रखा है, ठीक है। आपको लगेगा कि सर ये सब बताने की ज़रूरत क्या है। बच्चों यहीं पर तो मज़ा आता है, यहीं पर तो फिजिक्स और मैथ हमें थोड़ी दिखाई देती है कि हाँ ये देखो दिख रही है, मैथमेटिक्स भी दिख रही है। चलो कह दोगे सर बहुत बातें होगी, ये बना क्या है पहले ये समझाओ। देखो बच्चों, अभी मैं 2 केसेस आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जहाँ से जहाँ तक हमें जाना है। एक तो ये है कि भैया ब्लॉक हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, और दूसरा ये है कि हम धीरे धीरे एंगल इसका बढ़ा रहे हैं, इसको टिल्ट कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली थीटा कहाँ पहुँच चुका है, थीटा लैम्डा पहुँच चुका है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, mg के बराबर होगी। कह दोगे सर बिल्कुल होगी। और इस केस में जो n की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो कितनी थी बच्चों, n की वैल्यू थी mg cos थीटा, थी कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल थी। अब अगर मैं n की वैल्यू इसी को कंसीडर करूं तो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, यानी cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो n क्या हो जाएगा, mg। तो यानी कि इस इक्वेशन से हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, जब n की वैल्यू mg है, या मैं मान लो थीटा को एकदम 90 डिग्री, इसको एकदम खड़ा कर दूं, एकदम परपेंडिकुलर कर दूं, तब भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन रहेगी जो n की वैल्यू देगी। तो जब थीटा 0 होगा तो n की वैल्यू मैक्सिमम होगी। n मैक्सिमम कब होगा, इसकी वैल्यू mg होगी, और जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा तो इसका पूरा वेट नॉर्मल रिएक्शन पे जाएगा कि नहीं। तो n की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे ही हम थीटा बच्चों बढ़ाएंगे तो आपको भी पता है कि कॉस में जो जैसे एंगल बढ़ाते रहते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती रहती है, घटती रहती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर मैं इसको पूरा वर्टिकल कर दूं तो n मिनिमम मिल जाएगा, और वो कितना होगा, 0। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमको समझ में आ गई। उसी तरह बच्चों जो f की वैल्यू थी mg sin थीटा, जो बाहर से जो फोर्स है, बाहर से फोर्स का मतलब जो वेट का कंपोनेंट है अलोंग द प्लेन, यहाँ पर अगर बच्चों हम थीटा की वैल्यू 0 ले लें तो आपको भी पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो f की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जब बॉडी हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो बॉडी पे किसी तरीके की फोर्स ऐसी नहीं है जो उसको स्लाइड करा पाए। ये तो आपको दिख भी रहा है, फिजिकली भी दिख रहा है। लेकिन जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, थीटा की वैल्यू 90 होगी तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f इज इक्वल टू mg sin 90, और ये वैल्यू होगी बच्चों मैक्सिमम। ये है मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू, कितनी हो जाएगी, mg, क्योंकि sin 90 कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन अभी तक आप उस प्लॉट पे नहीं गए हो। इसको बच्चों अभी भूल जाओ, पहले ये जो समझा रहा हूँ वो समझो। अब एक चीज़ और समझते हैं, क्या समझते हैं कि जो FL निकाला था हम लोगों ने, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों एक चीज़ ध्यान से समझो, मैंने बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो 2 बातों पर डिपेंड करेगी, म्यू एस और नॉर्मल रिएक्शन। हमें पता है कि म्यू एस की वैल्यू किन्हीं 2 सरफेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। भाई म्यू एस क्या होता है, नेचर और सरफेस पे डिपेंड करता है। तो जब हमने एक बार 2 सरफेस बता दी कि यही है, तो म्यू एस तो चेंज होने वाला नहीं है। तो वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, FL की इस केस में, वो सिर्फ डिपेंड करेगी नॉर्मल रिएक्शन पे। और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कितना है, mg cos थीटा है कि नहीं है। तो FL की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू mg cos थीटा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं बच्चों कि FL की वैल्यू डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी cos थीटा के। कह दोगे सर बिल्कुल हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा डायरेक्टली FL भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा वो तो बाद में देखेंगे। थीटा cos थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी FL की वैल्यू, थीटा की बात नहीं हो रही, cos थीटा की बात हो रही, ठीक। क्योंकि वेट जो है mg ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, mg की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। अब जरा इन तीनों इक्वेशन को यहाँ पर देखते हैं, क्या है, n है हमारा mg cos थीटा, FL है हमारा म्यू एस इंटू mg cos थीटा, जो जनरल वैल्यू है। जनरल वैल्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों, अभी बात ध्यान से समझते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल है तो थीटा की वैल्यू होगी 0 और FL की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू
mg, और ये इस केस में मैक्सिमम होगी वैल्यू, मैक्सिमम होगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो cos 90 कितना होता है 0, तो FL की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अब कहोगे सर आपने तो पहले बताया था कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू म्यू एस एन पे डिपेंड करती है, तो सही है, ये तो जनरली कांस्टेंट ही वैल्यू लेते थे। बच्चों यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ जा रहा है ना, यहाँ म्यू एस तो कांस्टेंट ही है, लेकिन जब एन वेरी कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी तो वेरी करेगी, मतलब वो वैल्यू जो उसको होल्ड करके रख पा रही है। अब जैसे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो जो आपको फोर्स उसको खिसकाने के लिए लगानी पड़ेगी, मूव कराने के लिए, वो थोड़ी ज़्यादा होगी। आप खुद सोच के देखो, ये जैसे उसको टिल्ट कर देंगे तो इस पर ये जो mg साइन थीटा लग रहा है वो ऑटोमेटिकली वो तो लग ही रहा है, साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन भी तो कम हो गई। देखो n की वैल्यू कम हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, FL की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि FL किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पर। तो अब मैं यहाँ पर 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ और मैं हर चीज़ आपको यहाँ से समझा दूंगा। क्या समझाऊंगा भाई, कि जब थीटा की वैल्यू 0 है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तब n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा 1 और वैल्यू हो जाएगी mg। उस केस में FL की वैल्यू यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी और वो कितना हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। लेकिन F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 क्या होगा 0। जैसे ही हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, थीटा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, मान लो हमने थीटा 90 डिग्री कर दिया पूरा परपेंडिकुलर, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज इस पे रखी होगी अब वो उस पे कोई वेट इस डायरेक्शन में तो लगा नहीं पाएगी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो 0 हो गया ना बच्चों। ये दिख भी रहा है, आप देखो फिजिक्स को मैथमेटिक्स से रिलेट करो, दिख रहा है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। और इस केस में जैसे ही ये 90 होगा, जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई तो FL भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन F की वैल्यू mg साइन थीटा से mg आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम, क्योंकि पहले क्या था कि F की वैल्यू थी नहीं 0, जब हॉरिजॉन्टल बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, अब पूरा पूरा वेट उसको स्लाइड करा रहा है mg। देखा, यही चीज बच्चों यहां पर प्लॉट पे बनी हुई है। अब मेरी एक बात और सुन लो, फिर ये प्लॉट में समझा देता हूं कि भैया जैसे ही हम एंगल बढ़ा रहे हैं, इस पर लगने वाला अलोंग द फोर्स ये F की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन या कह दें फ्रिक्शन की वैल्यू घट रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई ये जो F की वैल्यू है वो FL की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि F रहा है बढ़ और FL रहा है घट, एक बढ़ रहा है एक और एक घट रहा है। एक पॉइंट आएगा जिसमें दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस पॉइंट के बाद अगर मैंने F बढ़ाया यानी mg साइन थीटा बढ़ा या थीटा बढ़ा तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है। क्या है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है दो वैल्यूज के बीच में। एक्स एक्सिस पे हमारा थीटा और वाई एक्सिस पे 3 वेरिएबल है। कौन कौन से, n है, f है और fl। पहले हम लोग n को ही समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, देखो mg है, और जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ये वैल्यू घटकर कहाँ चली जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया, कह दोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। उसी तरह से f की वैल्यू जो कि mg साइन थीटा है, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू 0 होगी। जैसे ही हम एंगल बढ़ाते जाएंगे f की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी mg, क्योंकि mg साइन थीटा में साइन थीटा 90 रखोगे तो mg आ जाएगा। आ गया कि नहीं, ये 3 इक्वेशन आपको ध्यान में आ रही हैं। देखो बच्चों, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं सब बता रहा हूँ, आपको दिमाग में रखने की ये सब जरूरत नहीं है। मान लो ये डायग्राम देख लो कहीं पर तो डर ना जाओ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो तीसरी फोर्स कौन सी बची, FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें भी पता है जब थीटा 0 है तो म्यू एस इंटू एन में, क्योंकि n मैक्सिमम है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब थीटा 90 होगा तो क्योंकि n 0 है तो FL भी 0 हो जाएगा। देखो 0 हो गया, कह दोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे भाई फोर्स बढ़ेगी कैपिटल F, लेकिन फ्रिक्शन हमारा घटेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों बराबर होंगे, F इज इक्वल टू FL। ये आपको पता है ना, जहां पर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, ये कर्व क्या दिखा रहा है FL, ये कर्व क्या दिखा रहा है कैपिटल F। तो इस पॉइंट पर इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की वैल्यू बराबर है। देखो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डालो तो दोनों की वैल्यू बराबर है, और ये वैल्यू होगी कितनी, म्यू एस इंटू mg cos थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी, लैम्डा। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू FL। तो लैम्डा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वेट का कंपोनेंट
और फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, इसीलिए मोशन। अब क्या होगा, इसके बाद अगर मैंने थीटा बढ़ाया यानी कि एंगल ऑफ रिपोज के बाद, तो एफ एल की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन एफ की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले मोशन नहीं है, ये रीजन क्या है, नो मोशन का रीजन, ठीक है, इससे कम वाले में। इससे ज़्यादा वाले में क्या है, ये सब मोशन वाला रीजन। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? कह दोगे सर ये डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। म्यू एस इंटू एम जी, ये एफ एल की वैल्यू मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे जैसे ही ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन, और एन कितना है, एम जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, लैम्डा। समझ गए, ये डायग्राम समझ गए। अब मैं आपकी जगह होता एक क्वेश्चन और करता, कहते तो सर आप तो होते मेरी जगह तो सब पूछ लेते, आप तो बहुत ज्ञानी हो। लेकिन बच्चों फिजिक्स का मजा यही है जब आपको मैथमेटिक्स भी उसमें दिखने लगे। क्वेश्चन ये होता कि सर ये जो कर्व है ये एक सीधी लाइन क्यों नहीं है, ये सारे ऐसे कर्व क्यों बने हुए हैं, ऐसे कर्व क्यों बने हुए हैं। जरा बच्चों दिमाग में लाओ, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ देखा था, कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते दिख रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसे। देखो भाई, एन को ही ले लो, एन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। उसी तरह एफ एल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ये भी कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। और एफ की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो बच्चों याद करो, साइन का जो ग्राफ होता था वो कैसा होता था, 0 डिग्री पर 0 से स्टार्ट होता था, उसकी वैल्यू मैक्सिमम किस पे जाती थी, मैक्सिमम जाती थी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे जाती थी कि नहीं, और ये वैल्यू आ जाती थी। तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करूं, इतने, तो ये जो पोर्शन है ये आपका एफ है, क्योंकि ये साइन थीटा का ग्राफ है कि नहीं। ये देखो ये वाला पोर्शन देखो एफ है, और यहाँ देखो ये ऐसे दिख भी रहा है, ये देखो कैपिटल एफ दिख रहा है। थीटा की वैल्यू 90 जब है तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, साइन थीटा 1 हो जाएगा। और क्योंकि एफ की वैल्यू क्या है, एम जी साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 हो गया, ये देखो एम जी आ गई। देखा कितना इंटरेस्टिंग। उसी तरह से जो हम लोगों ने कॉस में पढ़ा था, कॉस का जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है, वो कर्व ऐसे बनता है, वो स्टार्ट ही मैक्सिमम वैल्यू से होता है। 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 90 डिग्री पे कितनी होती है, 0। तो देखो एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो जब थीटा 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम 1 इंटू एम जी मल्टीप्लाई करो। तो ये वाला जो पोर्शन कर्व का दिख रहा है, देखो यही तो बना हुआ है, एन की वैल्यू एम जी, और ये देखो थीटा की वैल्यू 90 पे 0 हुआ जा रहा है। देखा कितना इंटरेस्टिंग। अब कहोगे सर ये नीचे वाला कर्व कैसे बन गया, देखो ये जो एफ एल की वैल्यू है इसमें भी कॉस थीटा आ रहा है, कर्व का शेप ऐसा ही है, बस वो थोड़ा नीचे खिसक गया। क्यों खिसक गया, एम जी इंटू कॉस थीटा के साथ अब म्यू एस का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया है। म्यू एस बच्चों जो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू जनरली 1 से कम होती है। जनरली 1 से कम कैसे होगी, देखो tan की वैल्यू किसके बीच में लाई करते हैं, म्यू एस कितना होता है, tan लैम्डा होता है। इस केस में आपको दिख भी रहा होगा कि लैम्डा की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है, ये जो लैम्डा है ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू 90 से कम है, तो tan 90 होता है इन्फिनिटी। और हम लोग जनरली पाते हैं कि ये जो म्यू एस की वैल्यू आती है, ये जो हमने एंगल ऐसे बढ़ाया, ये जो म्यू एस की वैल्यू आती है ये 1 से कम आती है, ये 1 से जनरली कम आती है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि tan लैम्डा की वैल्यू तो इन्फिनिटी भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 90 पे तो इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। तो tan म्यू एस की वैल्यू कह दोगे सर इन्फिनिटी होती है क्या, ऐसा नहीं है बच्चों, उसकी कुछ वैल्यू आती है। जनरल केस में देखा जा गया है कि इसकी वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ही आती है। तो जब 0.4 को mg से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 0.4 mg यानी कि घट ही जाएगा ना। तो ये देखो ये वाला कर्व जो म्यू एस mg यानी कि जो एफ एल को दिखा रहा है वो देखो उससे नीचे से चालू हो रहा है कि नहीं। और ये एक जनरल कर्व है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0। समझ में आया कि नहीं। देखो बच्चों ये आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, मैंने आपको थोड़ा सा मैथ दिखाने के चक्कर में ये सब बता दिया। टॉपिक हमारा तभी खत्म हो गया था जब हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल के दिखाया था, ठीक है। चलो ये बस मैंने आपको मैथ समझाने के लिए, थोड़ा फिजिक्स से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखा दिया है, तभी तो मज़ा आता है बच्चों। एंगल ऑफ रिपोज देख लो आप सारा, हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट करा, हमें एंगल ऑफ रिपोज मिल गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। हमने 3 केसेस देख लिए कि जब थीटा की वैल्यू लैम्डा से कम होगी तो एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा की वैल्यू एफ एल के से कम होगी और बॉडी रेस्ट पे होगी। थीटा की वैल्यू लैम्डा के बराबर होगी तो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी, एफ इज इक्वल टू एफ एल होगा। थीटा की वैल्यू लैम्डा से ज़्यादा होगी तो एफ की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एल होगी, बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग।
ठीक है। अब जब बॉडी स्लिपिंग स्टार्ट कर देगी तो स्टार्ट करने वाली होगी तो थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा रखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर जब इस इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर बात आती है कि हमने ये कर्व समझ लिया कि भाई एफ एन और एफ एल वेरी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया बच्चों। चलो, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ कठिन था नहीं। वो लास्ट वाला जो पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे। थैंक यू।